हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो BHDE 101 के स्टूडेंट के लिए है। इसमें आपको निर्मला कहानी के बारे में जो पूछा जाता है, एक निर्मला कहानी के प्रमुख पात्रों यानी कि जो निर्मला है वो और मुंशी तोताराम के चरित्र चित्रण के बारे में पूछा जाता है। यानी कि एक पूछा जाएगा कोई भी कि जो मुंशी तोताराम थे उनके बारे में, या फिर निर्मला का चरित्र चित्रण कीजिए निर्मला उपन्यास के माध्यम से। तो आप लोगों को दोनों का ही पूछ सकते हैं, तो मैं इसमें आप लोगों को दोनों के ही पॉइंट वाइज समझा दूंगी। इनका चरित्र चित्रण है। तो निर्मला उपन्यास की कहानी एक पति पत्नी की पारिवारिक कथा है, इसलिए इसमें जो प्रमुख पात्र वो दोनों जो पति पत्नी है ना वही होंगे, यानी कि जो मुंशी तोताराम हो गए और जो निर्मला हो गई वही इसके नायक और नायिका है। तो इसमें अगर आपको निर्मला के बारे में आए तो निर्मला के बारे में कैसे लिखना है, और जो मुंशी तोताराम है उनके बारे में आएगा तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर निर्मला के बारे में पूछे तो निर्मला के बारे में आपको पहले निर्मला का थोड़ा सा आपको निर्मला के बारे में बता देना, चरित्र के बारे में, फिर उसके चरित्र का चित्रण करना है। निर्मला इस उपन्यास की नायिका है और जो सारा उपन्यास उसी के इर्द गिर्द यानी कि उसी को केंद्र में रखकर रचा गया है। निर्मला के विवाह के टाइम के इस उपन्यास का प्रारंभ होता है, यानी कि जब उसके विवाह की तैयारियां हो रही होती है उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, उनके पिता की हत्या कर दी जाती है तो पारिवारिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि अब जहाँ रिश्ता कर रखा था वहाँ ये लोग दहेज दे पाए। तो इस वजह से इनका जो रिश्ता किया हुआ था वो टूटने की कगार पे आ गया था, यानी कि एक तरह से टूट गया था वो रिश्ता, क्योंकि वो लोग क्या दहेज के लालची थे और जब उन्हें दहेज मिल नहीं रहा तो वो रिश्ता टूट गया। तो जो कल्याणी थी वो रिश्ता ढूंढने के लिए बोलती हैं, तो वो जब रिश्ता ढूंढने के लिए बोलती हैं तो दूसरा रिश्ता जो ढूंढता है पंडित, तो वो एक मुंशी तोताराम के का रिश्ता ढूंढता है जो कि दूजवर होते हैं, जो वकील होते हैं, और जो शादी उनकी पहले हो चुकी थी, यानी कि वो दूजवर थे, उनकी पहली पत्नी थी नहीं। तो इसलिए उनकी उम्र भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो निर्मला के साथ उनका विवाह अनमेल विवाह बन जाता है। उसके बाद उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और वे अपने सौतेले पुत्रों और पति, फिर पहले सौतेले पुत्रों को खो देती है और फिर उसके बाद वो पति को खो देती है, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ के चला जाता है। इस प्रकार एक चंचल किशोरी के व्यवहार में अनेक परिवर्तन आते हैं और वह एक पत्नी, ममतामयी माँ व चिड़चिड़ी औरत के कई तरह के उसमें व्यवहार आते हैं, तो वो ऐसी औरत बन जाती है। इस आधार पर हम निर्मला का चरित्र चित्रण निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं, यानी कि आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर इसके बारे में अगर आप एक या दो बार अपनी कहानी पढ़ी होगी या सुनी होगी ना, तो आप आराम से इनके अंदर 4-4 या 5-5 लाइनें भी लिख देंगे तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। जैसे अब आपको पहले में लिखना है कि एक 15 वर्षीय चंचल किशोरी, ये इसकी पहली विशेषता है चरित्र चित्रण। एक 15 वर्षीय चंचल किशोरी, दूसरा एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी, तीसरा भावुक व संवेदनशील नारी, नेक्स्ट है ममतामयी माँ थी वो। एक हमें दिखता है कि ये परिस्थितियों के आगे समर्पण कर देती थी, ऐसा इसका चरित्र था। निर्मला का जो चरित्र है उसमें बदलाव हमने देखे थे। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो इसके अंदर आप आराम से थोड़ा बहुत लिख के आप अपना आंसर पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम इनके अंदर देखते हैं कि आप लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, यानी कि एक 15 वर्षीय चंचल किशोरी किस तरह से हम मान सकते हैं इसको। तो इसमें हमने जैसे शुरुआत में देखा कि इसका का जैसे शुरू में हमने देखा था निर्मला का जो विवाह तय हुआ था तो 15 साल की थी, तो 15वां साल था। तो उसमें क्या उसका बताया गया था कि स्वभाव में, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपकी बुक में, निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा यानी कि जो उसका भाई था 10वां, फिर भी उनके स्वभाव में कोई अंतर नहीं था। दोनों क्या बहन भाई चंचल खेलते रहते थे, सैर तमाशे पे जान देती थी। गुड़िया जो थी, गुड़िया उन दोनों का धूमधाम से शादी करती, सदा काम से जी चुराती, यानी कि इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि अल्हड़पन था उसमें, वो चंचल थी, चंचल किशोरी थी। तो ये एक हम इसमें लिख सकते हैं कि 15 वर्ष की चंचल किशोरी इसका चरित्र चित्रण है, हम बता सकते हैं। इसमें जैसे कि वो वयस्क जैसे होने वाली थी, लेकिन उसे शादी के नाम से क्या मन में उसके भय उत्पन्न हो रहा था, यानी कि उसका मन कितना चंचल था, उसे डर लग रहा था। तो ये आप 15 वर्ष की चंचल किशोरी के अंदर लिख देंगे। कर्तव्यनिष्ठ पत्नी कैसे मान सकते हैं हम इसको हम मान सकते हैं कि जैसे कि उसकी शादी टूट जाती है तो उसकी शादी दूजवर जो वकील मुंशी थे ना, जो वकील थे तोताराम, मुंशी तोताराम, उनके साथ कर दी जाती है। अब वो उनके साथ शादी तो कर लेती है, अब विवाह अनमेल था बट फिर भी वो निभाने की काफ़ी कोशिश करती है, और जो सौतेले बच्चे थे उनके साथ भी वो अच्छे से व्यवहार करती है। जब वो उसका पति है उसकी उम्र 40 वर्ष से उससे अधिक थी, लेकिन क्या उस अपने से डबल उम्र की जो उसका पति था उसके पिता के उम्र का था, लेकिन फिर भी क्या है वो
किसी को कुछ कहती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी कि अब वो कर्तव्यनिष्ठ पत्नी कैसे थी, यानी कि उसकी मजबूरी में शादी तो उसकी कर दी गई दूजवर मुंशी तोताराम के साथ, लेकिन क्या है वो अनमेल विवाह था, तो उनको वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो उसके पिता की उम्र का था और वो उसको पति मानने में क्या संकोच महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी क्या वो जैसे सजती संवरती तो भी उसके मन में क्या टीस सी उठती थी कि क्या कर दिया, उसे गुस्सा आता था अपनी माँ के ऊपर भी, घर वालों के ऊपर, और जो मुंशी तोताराम थे उनके ऊपर भी गुस्सा आता था, लेकिन वो किसी से कहती नहीं थी, यानी कि शिकायत नहीं करती थी। और वो अपना पति भले ही उसे उसे पति पत्नी सुख ना दे पाए, लेकिन वो क्या उनके प्रति वफादार थी। तो ये उनका एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी। और जैसे उनके जो बच्चे थे उनको भी उनका घर बच्चे आराम से वो संभाल रही थी, वो परिस्थितियों के साथ समझौता भी कर रही थी। नेक्स्ट है वो एक भावुक व संवेदनशील नारी थी, यानी कि निर्मला के जो संवेदनशीलता है ना उसको भी मुंशी प्रेमचंद ने इसके अंदर हमें समझाया है कि विवाह से पूर्व जब वो छोटी सी उम्र में ही थी तो वह क्या ऐसी चीज़ें दिखाती थी कि दूसरों के प्रति हमदर्दी दिखाती थी, अपनी भावुकता दर्शाती थी, अपने छोटे बहन भाइयों से बात करती हुई, जैसे वो कोई जैसे बहन भाइयों से बात करता अचानक छोड़ जाता तो वह सोचती, जैसे कि उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि चंद्रभानु और कृष्णा चले गए तो निर्मला अकेली बैठ गई। कृष्णा के जाने के बाद उसे लगा कि उस समय उसे बड़ा शौक हुआ, यानी कि उसे दुख हुआ था। कृष्णा जिसे वह अपने प्राणों से अधिक प्यार करती थी आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही, यानी कि ये चीज़ क्या उसके अंदर क्या ऐसी दिखाती है कि संवेदनशील थी, उसे छोटी सी बात से बुरा लग जाता, बहुत भावुक हो जाती थी वो छोटी छोटी बात के ऊपर, और वो किसी भी चीज़ के लिए जो दूसरों के दुख में भी वो भावुक हो जाती थी। जैसे इसमें दिया गया कि भूमि ने जब सूचना दी कि मंशा रो रहा है तो निर्मला का हृदय भावुक हो गया, यानी कि उसके दुख से। अब उसके सामने नहीं रो रहा लेकिन सुन के उसका हृदय क्या भावुक हो गया, उसे मन में सोचा कि उसका मन किया कि चलकर उसे चुप करवा दूं या खाना खिला दूं, बेचारा रात भर पड़े रहेंगे, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, तो ये सब वो सोचने लगी। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि भावुक भी थी वो। ये इसमें आप लिख सकते हैं भावुक व संवेदनशील नारी में। एक ममतामयी माँ कैसे थी वो, ममतामयी माँ का मतलब क्या, वैसे तो वो मुंशी तोताराम को पति के रूप में क्या रिश्ता निभा रही थी लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो उनकी पहली पत्नी से उनके 3 जो बच्चे थे, मनसाराम, जियाराम व सियाराम, 3 बच्चे, तो इनकी वो सौतेली माँ थी और उम्र भी काफ़ी कम थी इसकी, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार सगी माँ के समान था, सगी माँ के जैसा था। भले ही दोनों क्या आपस में उनका मेल हो ना हो, लेकिन वो बच्चों के साथ एक अपना अच्छा सा व्यवहार रखती थी, माँ के साथ बिल्कुल अपनी माँ वाला ही व्यवहार रखती थी, उनको सोतेलापन महसूस नहीं होने देती थी कि भाई अगर उन दोनों का रिश्ता सही नहीं है तो उसका असर वो बच्चों पे नहीं पड़ने देती थी। तो ये उनकी ममतामयी माँ के बारे में एक हमें बताता है चीज़। जैसे कि निर्मला की ममता उस समय और स्पष्ट रूप से आती है जब उसे पता चलता है कि मनसाराम की तबीयत खराब हो गई है, तो उसे क्या है खून देने की जरूरत है, तो वो तुरंत अपना खून देने के लिए दौड़ पड़ती, क्योंकि उसे अपना बच्चा समझती थी। तो माँ का मन होता है ना बच्चे के लिए परेशान होता है, वो चीज़ इसमें दिखाई दे रही है। जब निर्मला की पुत्री का जन्म होता है तो पुत्री को लेकर वह पति के पास आती है, तो उस समय मुंशी जी बच्ची को गोद में नहीं लेते, तो उस टाइम भी जो निर्मला का है ना पुत्री प्रेम देखते ही बनता है, जैसे कि अपनी बच्ची को किसी की नज़र भी नहीं लगने देगी, चाहे अब उसका पहले मतलब लड़की का जो पिता है या फिर निर्मला का जो पति है ना, चाहे वो भी नज़र लगाएंगे नहीं लगने देगी, मतलब ये सोचती थी वो। तो इस चीज़ से पता चलता है कि उन बेटों पे भी वो जान छिड़कती थी, और जो खुद की नवजात बेटी हुई थी उसके लिए भी वो ममतामयी माँ थी। तो ये इसमें ममतामयी माँ के बारे में हम लिख सकते हैं। बच्चों के प्रति ममता और चिंता करते करते निर्मला मर जाती है, तो ये तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिख दीजिएगा कि बच्चों के प्रति ममता व चिंता लिए हुई निर्मला का देहांत हो जाता है। नेक्स्ट है कि वो परिस्थितियों के आगे समर्पण कर देती थी, यानी कि जब उसकी शादी तय की थी उसके साथ भले मजबूरी वैसी की हो तो उसने मना नहीं किया, उसने शादी कर ली थी। और जब वो शादी के बाद वहाँ पे चली जाती है, ससुराल चली जाते हैं उनके साथ, तो भी उसे ढोंग करना पड़ता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं अपने पति के लिए। बस वो कहते हैं ना अपना घर बसा नहीं रही थी, लेकिन सब लोगों के सामने वो सारे के सारे कर्तव्य निभा रही थी जो एक पत्नी को निभाने चाहिए। वह परिस्थितियों के दबाव में सोचती थी कि यदि मनुष्य को सुख नहीं मिलता तो दुख सहने के लिए वो जन्म लेते हैं, यानी कि वो यही सोच के रह जाती थी, वो उनसे उबरने की कोशिश नहीं करती थी। उसे लगता था कि वर्तमान स्थितियों से निकलने का कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए वह दुखी रहती थी, खींचती रहती थी, और सब जो उसके ऊपर के दुख हो रहे थे तो उनको वो स्वीकार कर लेती थी, यानी कि वो परिस्थितियों का आगे समर्पण कर लेती थी, कोशिश ही नहीं करती थी कि इन परिस्थितियों को सुधारा जा सकता है, ये कोशिश नहीं करती थी वो। नेक्स्ट है निर्मला के चरित्र में
चरित्रगत बदलाव, यानी कि उसके चरित्र में किस तरह से बदलाव आते थे, ये भी हमने देखा है इसमें। कि जैसे शुरू में वो कितने प्यार से बात करती थी और इतनी अच्छी मृदु भाषिणी नारी थी, यानी कि बहुत मीठा बोलती थी। पहले भी उसका व्यवहार चंचल किशोरी का था ना, तो अल्हड़ मस्ती में सबके साथ प्यार से आराम से रहती थी, खेलती कूदती थी। भाई बहन अकेला छोड़ के चली जाती तो उन्हें भी कुछ नहीं कहती थी, भावुक हो जाती थी। ये ऐसा व्यवहार उसका देखने को मिलता था। शादी के बाद भी वह परिस्थितियों से समझौता कर लेती है, यानी फिर वो परिस्थितियों का आगे समझौता करना सीख लेती है। फिर भी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है तो उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आने लग जाते हैं। इसी वजह से वो अपनी ननद रुक्मणी देवी को भी कुछ कटु वचन कह देती है, और अपने पति है उनको भी कटु वचन कह देती है। जैसे कि अपने जो निर्मला है वो अपनी ननद को कहती है, जब उसका क्या सुनने का सब्र का बांध टूट जाता है, तो कहते हैं कि आप जरा जीजी को समझा दीजिए, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। यानी कि वो अपने पति से अपनी ननद की शिकायत कर रही है। वो करती नहीं थी ऐसा नॉर्मली, लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई तो उसका स्वभाव ये भी हमें देखने को मिला कि वो किसी को कटुवचन कह रही है। अपने पति को भी वह वही चीज़ें कटुवचन क्या मजबूरी में कह रही थी, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसा करती थी कि जो है वही मुंह पे होता था, वो कभी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कहती थी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि उसे अपने पति को भी सामने से कुछ बोलना पड़ा, जैसे कि पति को उसको कठोर वचन कहने पड़े थे, क्योंकि जो उसका पति था वो उसके ऊपर शंका करता था कि उसका जो बड़ा बेटा है और उसके साथ के उसके संबंध हैं। तो इस वजह से भी उसे अपने पति को भी एक दो बार कड़वा बोलना पड़ा था, कर्कश नारी हो गई थी, यानी उसका स्वभाव बीच में खराब सा हो गया था। तो ये चीज़ें क्या उसके स्वभाव में बदलाव होते थे ना, ये भी इसमें दिखाई देते हैं। यानी कि जो परिस्थिति व आर्थिक तंगी के कारण भी निर्मला के चरित्र में हम क्या बदलाव देख सकते हैं। जैसे कि उसके जब गहने चोरी हो जाते हैं तो क्या उसके पास पैसे की कमी हो गई थी, तो जब उसको ना रुक्मणी है वो उसको कुछ बात कहती है जूते के बारे में, तो निर्मला ना जोर से कहते खींच के कि जिसको जीना है जिए, जिसको मरना है मरे, मैं किसी को मारने जलाने थोड़ी ना वाली हूँ। तो ये चीज़ें उसकी असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं, नैराश्य को प्रकट करती हैं। तो ये चीज़ भी हमने इसमें देखी है कि जो उसका चरित्र थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, उसका चरित्रगत विशेषताएं तो बदलाव होते रहते हैं। तो ये एक निर्मला का चरित्र उसकी विशेषताएं थी। तो ये इसमें 6 पॉइंट है कि 15 वर्ष की चंचल किशोरी थी, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी, भावुक व संवेदनशील नारी थी, ममतामयी माँ थी, परिस्थितियों के आगे वो समर्पण कर देती थी। निर्मला का जो चरित्र था उसमें कुछ बदलाव आए थे। उन चीज़ों को आप 5-5, 6-6, 7-7 लाइनों में अगर आपको अच्छे से याद हो तो आप 10-10 लाइन हर पॉइंट में लिख दोगे तो बहुत बड़ा आपका आंसर हो जाएगा। कोई इतना आपको कोई 10-10 पेज में एक आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कितना करो, क्योंकि आपको क्या प्रश्न कई लिखने होते हैं और आपको कॉपी मिलेगी टोटल शायद 30 पेज होते हैं और आपको प्रश्न काफ़ी सारे लिखने होते हैं, तो आपका इतने में आंसर आराम से हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। और इसके अंदर 2-4 लाइन, जैसे अगर आपने उपन्यास आराम से पढ़ा है तो आप इसमें आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट इसी तरह मुंशी तोताराम के बारे में भी आप जब निर्मला के बारे में पढ़ेंगे तो मुंशी तोताराम के बारे में भी ऑब्वियसली पढ़ा होगा, तो इसमें भी आप लिख देंगे कि मुंशी तोताराम कहते हैं। मुंशी तोताराम निर्मला उपन्यास के कथानायक हैं। इनका किरदार कथा में तब आता था जब निर्मला के जो पिता है उनका देहांत हो जाता है ना, तो रिश्ता ढूंढते हैं, तो उस टाइम आता है जब उनकी शादी टूट जाती है। तो पंडित जो मोटे राम होते हैं उनको नया जो दूल्हा खोजने के लिए बोला जाता है। तो वे कल्याणी देवी को बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक रिश्ता है, तो वकील है और मुंशी तोताराम उनका नाम है। तो उनको ये कल्याणी को पसंद आता है। तोताराम की आयु उन्होंने जो पंडित थे उन्होंने बताई थी 35, लेकिन उनकी उम्र असली क्या थी 35 से 40, यानी 40 साल के थे। वो दुहाजू यानी कि दूज थे। उनकी एक बार पहले शादी हो चुकी थी, तो उनकी जो पहली पत्नी थी वो अभी नहीं रही थी, इसलिए वो दूसरी शादी बच्चों के लिए कर रहे थे। उनके 3 बच्चे थे पहली शादी से। वे पेशे से एक वकील थे। शादी के बाद वे निर्मला को अपने प्रति उदासीन पाने पर पत्नी व पुत्र पर शंका भी करते थे। इसी के बीच वे अपने पुत्र को खो देते हैं। बाद में दूसरे 2 पुत्र थे ना उनको भी खो देते हैं। तो उसके बाद उनके मन में क्या है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो वे घर को त्याग कर चले जाते हैं। कभी वे इन परिस्थितियों के लिए खुद को कोसते थे तो कभी निर्मला को। वैसे तो उनके जो कई कारनामे अनुचित थे, परंतु प्रेमचंद ने उनको किसी की भी घृणा का पात्र नहीं बनाया। यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने इन्होंने काम गलत किए तो भी उन कामों को क्या इस तरह से नहीं दिखाया कि लोग उनसे घृणा करें, बल्कि ऐसा दिखाया है कि इनके प्रति लोगों को क्या ऐसा लगता था कि बेचारा है, बेचारा, लोगों के प्रति ऐसी भावना, संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न होगी मुंशी तोताराम थे इनके प्रति। तो ये इनका चरित्र चित्रण हम किस आधार पे कर सकते हैं, ये एक रोगी पुरुष था।
या ढोंगी था, वासना प्रिय व आत्म प्रशंसक था, शंकालु, आत्म पीड़क व आत्मा लोचक था। यानी कि इसकी 6 चरित्र चित्रण की विशेषताएं याद कर लीजिएगा कि रोगी पुरुष, जो इसकी बीमारियों के बारे में थोड़ा सा लिख देना, ढोंग किस तरह से करता था वो हो गया, वासना प्रिय व आत्म प्रशंसक यानी कि उसको रिझाने के लिए निर्मला को कैसे कैसे सोचता था, शंका करता था बेटे पे और जो निर्मला है अपनी पत्नी पे, उस पे। तो ये चीजें हैं कि आप इसके अंदर लिख देंगे। तो जैसे अभी इसका रोगी पुरुष कैसे था ये हम ये देखते हैं पहले। जो मुंशी तोताराम था वो शारीरिक रूप से क्या, उसकी उम्र भी बड़ी थी, निर्मला से लगभग दुगनी तिगनी दुगनी उम्र से भी बड़ा था, वो लगभग 40 साल का था। तो उसका वो शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था। जैसे इन्होंने बताया भी था कि वह सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम से सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का अवसर न मिलता था, कहीं घूमने भी नहीं जाते, इसलिए उनकी तूंद निकल आई थी। देह स्थूल होने पर आए दिन कोई ना कोई शिकायत रहती थी। मदाग्नि व बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, इसलिए वे फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे, बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का, मंझला जियाराम 11 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी में पढ़ते थे। उनकी बहन थी, वो विधवा बहन उनके घर में रहती थी। उनके इसके अलावा घर में कोई औरत नहीं थी। यानी इस लाइन में ये पैराग्राफ था, इसमें उनके बारे में बताया गया था कि क्या क्या शारीरिक परेशानियां थी उनको। देखो, मोटापा था, कोई ना कोई बीमारी रहती ही रहती थी, इसलिए वो क्या आराम से क्या ध्यान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते थे, यानी कि फूंक फूंक कर कदम रखते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत परेशान थे। इस प्रकार तोताराम रोगी व्यक्ति थे, इसलिए वे परहेज से रहते थे। वे परिश्रमी वकील थे, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी असर हुआ था। तो ये चीज़ें उनके बारे में बताता है। दूसरा है वासना प्रिय व आत्म प्रशंसक कैसे थे। मुंशी जो प्रेमचंद थे वो उनका निर्मला से दूसरा शादी, पहली शादी में क्या उनकी पत्नी मर चुकी थी। जैसे उनके 3 बच्चे थे, पत्नी न रहने पर घर की देखभाल के लिए उनकी जो बड़ी बहन है वो बच्चों की क्या देख रेख करती थी। लेकिन फिर भी उनको दाम्पत्य सुख की इच्छा थी, इस वजह से उन्होंने क्या अपनी शादी करने की सोची थी। उन्होंने शादी करने के, तो शादी के लिए छोटी उम्र भी नहीं देखी उन्होंने कि बिन निर्मला है, वो मेरे बच्चे की उम्र की है, मेरे बेटे की उम्र की है, तो उनसे शादी करूँ ना करूँ, मेरी बेटी की उम्र की अलग है, मेरी बेटी के समान है, लेकिन उन्होंने शादी की उसके साथ। तो ये उसकी वासना को दर्शाता है। 15 वर्ष की निर्मला जो उसकी बेटी के समान थी, उसको ही अपनी पत्नी बनाकर वो घर ले आए। जैसा कि स्वाभाविक था, निर्मला इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका जो पिता था उसकी उम्र के थे उसके जो पति, तो वो कैसे उनके साथ सुखी रह सकती थी। तो ये चीज़ दर्शाती थी कि वो वासना प्रिय थे। लेकिन तोताराम था, उन निर्मला का व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जैसे उन्हें इस व्यवहार को समझ ही नहीं पाते थे, उन्हें लगता कि वो तो शर्मा रही है। तो उसको आकर्षित करने के लिए क्या तरह तरह के सॉन्ग रचते थे और अपनी जो पत्नी को रिझाने के प्रयास करते थे, कुछ उपहार भी देते थे। यानी कि इसमें ये हम इस लाइन से समझ सकते हैं कि तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने जो स्वाभाविक कमी थी उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत मितव्ययी पुरुष थे, तथापि निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाह न करते। लड़कों के लिए दूध आता, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाई, किसी चीज़ की कमी ना थी। यानी कि ये चीज़ें दिखाते को निर्मला को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, यानी अपनी वासना को पूरा करने के लिए किस तरह से कोशिश करते थे। और अपनी आत्म प्रशंसक यानी कि अपनी खुद की वो प्रशंसा भी करना चाहते थे, या दूसरों से क्या दूसरों को दिखाना चाहते थे कि मैं कैसा हूँ। ये चीज़ वो इसमें बताई गई है हमें। यानी कि जो अपनी जो जवामर्दी है वो दिखाने के लिए भी जो ये मुंशी तोताराम थे वो भी हमेशा के तैयार रहते थे। वो बिल्कुल ऐसे रखते थे कि एक जवान मर्द तो पत्नी को आकर्षित कैसे करता है, वो सारी चीज़ें भी क्या वैसी कोशिश मुंशी तोताराम करते थे। आत्म प्रशंसा के लिए स्वांग रचते थे। जैसे कि एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे। निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया, मैं जरा शिवपुर की ओर चला गया था, अंधेरा था, रेल के सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए आए थे, लेकिन तीनों काले देव थे, मैं बिल्कुल अकेला, हाथ में सिर्फ छड़ी, ऊपर से तीनों तलवार बांधे, मेरे तो होश उड़ गए। लेकिन क्या उसने ऐसे दिखाया कि मतलब मैं सिर्फ छड़ी है, इसी से मैं वहां पे आ गया हूँ, उनसे लड़के आ गया हूँ। ये झूठ मूठ की कहानी उसको बता रहे थे। तो ये आत्म प्रशंसक यानी कि खुद की बड़ाई, खुद की डींगे हाँक रहे थे। ये उनको आत्म प्रशंसक जो है ना उसकी विशेषता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, वो ढोंगी किस प्रकार से थे।
जी अपनी पत्नी को रिझाने के लिए ढोंग भी क्या करते, जैसे बाल में रंग लगाते, आंखों में सुरमा, तोंद को कसकर जवां मर्द दिखने का प्रयास करते थे। मुंशी तोताराम धीरे धीरे उनका क्या रंग बदलने लगा, जिससे कि लोग खटक न जाए। पहले उन्होंने बालों में रंग शुरू किया, फिर सुरमा लगाने लगे धीरे धीरे, जैसे एक साथ नहीं करते थे कि लोगों को क्या ऐसे लगे ना, मतलब उनको ढोंग करना था, ऐसे नहीं कि एकदम से ये सब करने लग गए। पहले बाल रंगे फिर सुरमा, तो धीरे धीरे करके अपना उन्होंने क्या रूप परिवर्तन ही कर लिया था। उनकी नज़र में गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींगे मारने में उन्हें कोई हानि ना लगती थी। यानी कि वो बहुत ढोंगी थे, बहुत क्या ऐसा व्यवहार करते थे कि जो थे नहीं वो दिखने का प्रयास करते थे निर्मला को रिझाने के लिए। तो इससे हमें पता लगता है वो ढोंगी स्वभाव के थे, संकालू स्वभाव के। इसमें जैसे कि पता है कि वो खुद तो निर्मला को रिझा नहीं सके, लेकिन जब वो देखते हैं ना निर्मला, वो तो एक ममतामयी माँ की तरह अपने जो बेटे थे ना मनसाराम, उनके साथ खेलती थी, उनका ध्यान रखती थी, उन्हें मेवे खाने को दे देती थी। लेकिन जो तोताराम थे ना वो इनको गलत समझते थे। जैसे कि वो अपने पुत्र को मेवा खाने के लिए कह देती थी, तो मुंशी तोताराम क्या है उसे ये कहते थे कि वो तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें क्यों लेने आता है, दीदी के पास क्यों नहीं जाता। यानी कि वो शंका करता था कि कहीं जो मेरा पुत्र है और पत्नी है इनके बीच में आपस में कोई गलत संबंध तो नहीं। यानी कि बड़ा संकालू स्वभाव का था। तो ये चीज़ हमें इस चीज़ से पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा था। नेक्स्ट, आत्मपीड़क, यानी कि उनको क्या काफ़ी सारी पीड़ाएं थी। जब उनके जिसकी पत्नी थी वो उसे पति नहीं मानती थी, क्योंकि अनमेल विवाह था, तो उन्हें बहुत दुख होता था। वो कई बार तो सोचते थे, कई बार तो निर्मला को इस चीज़ की वजह मानते थे, लेकिन कई बार वो खुद को कोसते थे ऐसी स्थितियों के लिए। जब उसने अपने पत्नी पे बेटे पे शंका की, पहले उसका बड़ा बेटा चला गया, फिर उसके बाद 2 बेटे और थे, वो तीनों के तीनों गुजर गए। तो उससे क्या है उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इस वजह से वो अपने आप को ही क्या है दुख के सागर में डुबो लेते, और वो खुद भी क्या घर छोड़ के चले गए थे। इस वजह से जो मुंशी तोताराम है वो अपने जो खुद के कार्य किए थे उन पे जब उन्होंने विचार किया, तो उन्होंने पाया कि जो उनके बच्चा है ना, जो एक बच्चा घर छोड़ के चला गया, वो अगर आया नहीं तो क्या होगा। इस चक्कर में खुद ये सोच सोच के क्या खुद डरते थे, अपनी पीड़ा याद करते थे कि मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। तो उससे हम उनकी आत्म पीड़ा का पता लगा सकते हैं। और वो एक सताए हुए पति भी नजर आते हैं पहली नज़र में, क्योंकि जो शादी हुई थी वो तो सबकी मर्जी से हुई थी, घर वालों ने की थी, तो इसमें उनकी गलती थोड़ी ना थी। जैसे कि बताया गया ना कि प्रेमचंद ने उनका चरित्र ऐसा रचा है कि हम लोग उनके साथ के संवेदनशील हो जाते हैं, उनसे घृणा नहीं कर पाते, यानी कि परेशान थे, उन्होंने गलत काम कई किए, लेकिन क्या इसमें उनकी गलती हम कैसे मान ले जब वो शादी उनके घर वालों की मर्जी से की थी। तो निर्मला ने जो उनके साथ किया उसके लिए भी उनको बहुत पीड़ा मिली थी, इन चीज़ से उन्हें आत्म पीड़ा होती थी। नेक्स्ट, आत्मा आलोचक, यानी कि अपने आलोचक भी खुद थे। मुंशी जी ने आत्मालोचन करने का खुद का गुण था, इसलिए वे अपने किए हुए जो कार्य थे ना उनके ऊपर विचार करते और सोचते थे कि क्या तो अनुचित किया और किस वजह से हमने अनुचित किया है, क्या उचित किया। इस तरह से वे जो अपनी आत्मालोचना थी उससे वो कुछ सीखते नहीं थे, पर जैसे आलोचना वो करते तो थे, समझते तो, लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं थे। अगर वो सीखते तो शायद हो सकता है ना कोई समस्या निकल जाती, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं। जैसे कि अपनी आत्मालोचना कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए उन्होंने सोचा मुझे यह दुर्भाग्य उत्पन्न ही क्यों हुआ, मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली। अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था, जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। यानी कि उन्होंने पहले तो आत्मालोचन किया है ना, फिर उसके बाद सोचा कि इसमें मेरी क्या गलती है, यानी कि उस चीज़ से वो सीखे नहीं। तो इस चीज़ इनका हमें पता चलता है कि आत्मा आलोचक थे, लेकिन वो इस चीज़ से कोई सीखते नहीं थे। इस प्रकार एक और तो अपने मन को तर्क के द्वारा मनाते हैं कि जो किया वो उचित किया है, ऐसा लोग कोई और होता तो भी ऐसा ही करता। दूसरी तरफ उन्हें आत्मालोचना करके लगता कि अपना मैंने जो किया बहुत गलत किया है, लेकिन वो मानते नहीं थे। वह वैसे तो बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो सोचते थे कि मैं बूढ़ा कहाँ हूँ, मैं बूढ़ा कहाँ हूँ, मुझे देखकर कोई 40 से अधिक बता ना सकेगा कुछ भी। और जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ ना कुछ बेयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है। यानी कि इस चीज़ से पता चलता है कि वे अपने आप को क्या है बड़ी उम्र का बूढ़ा भी नहीं मानते थे। तो ये भी आत्मालोचक
आत्मालोचना करने का फ़ायदा उन्होंने कुछ नहीं उठाया, करते थे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इस प्रकार लेखक ने मुंशी तोताराम का बड़ा स्वाभाविक व यथार्थ चित्रण किया है। तोताराम के जो कार्य थे, उनका चिंतन सभी स्वाभाविक है कि हर परिस्थितियों में उसने क्या किया, कैसा सोचा, सब कुछ एक ऐसा स्वाभाविक लगता है कि नॉर्मल जो इंसान करता है ना, वैसा ही इसके अंदर पता लगा है। और इन चीज़ों की वजह से ही वह अपने व परिवार के जो लोग थे ना, उसी की खुशहाली में संकट उत्पन्न कर देते हैं। और तोताराम की परिवार की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार थे तो वो सिर्फ तोताराम थे। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि उनका जो चरित्र चित्रण है किस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा किया गया है। तो ये इसमें मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा इनका तोताराम का चरित्र चित्रण है और निर्मला का चरित्र चित्रण किया गया। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा भर भर के जो बुक में लिखा है सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो कहानी में से आपको याद आए, जैसे रोगी पुरुष के संबंध में कुछ याद आए, ढोंग कैसे करते थे उसके संबंध में याद आए, वो इसमें लिख दीजिएगा। वासना प्रिय कैसे थे, खुद की प्रशंसा कैसे करते थे, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। पॉइंट में हमें मेन वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आपका अगर आ जाए कि चरित्र चित्रण कीजिए मुंशी तोताराम का और निर्मला का, तो इसके अंदर आप आराम से लिख सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।